नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टेक को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नेवर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो TESCH लिखा गया है 74, वो कैसे लिखा गया है, किस पैटर्न पे। तो आइए इसका स्थानीय मान लिख देते हैं। टी का स्थानीय मान कितना होता है? 20 होता है। ई का 5 होता है। ए का 4 होता है। सॉरी, ए का 1 होता है। सी का जो होता है 3 होता है और एच का होता है 8 होता है। अगर इससे सभी को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 37 आ जाएगा। और 37 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जा रहा है? ये 74 आ रहा है। कितना आ रहा है? 74 आ रहा है। चलिए स्टडी को देख लेते हैं, क्या इसी पैटर्न पे है? तो STUDY स्टडी। एस का कितना होता है? एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4 होता है, बाई का 25 होता है। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 89 से 2 गुना करना है क्योंकि 2 एक्स्ट्रा से गुना किया गया है सभी में। तो 89 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 178 होगा। चलिए दोनों तो मिल गया, यानी नेवर जो है वो भी किस पैटर्न पे आएगा? इसी पैटर्न पे आधारित होगा। एन का मान होता है 14, ई का मान होता है 5, भी का कितना होता है 22, ई का 5, आर का 18 होता है। सबको अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और उससे 2 से अलग से गुना करना पड़ता है, तो 2 से गुना करेंगे 128 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द जो है तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले से। अनानास क्या है? फल है। अनानास जो है वो फल है। स्प्राइट जो क्या है? पेय पदार्थ है। एवोकाडो क्या है? एवोकाडो जो है वो भी फल है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो देख सकते हैं, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा बी जैसा। चलिए चौथा कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा। यहाँ पर रेखा है और यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या है? लड़की है। क्या है? लड़की। अब कह रहा है कि करते हुए वह मेरे भाई के पिता, माने रेखा के जो कोई भाई है, क्या है? भाई है। और भाई का पिता क्या है? ये पिता हो जाए। भाई के पिता की बेटी है। क्या है? कौन है? बेटी है। कौन है? ये लड़की। तो उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है? रेखा से क्या संबंध है? तो भाई के पिता की बेटी है तो भाई से क्या हो जाएगा? ये बहन हो जाएगा। तो ये भी बहन लगेगी। आंसर हमारा हो जाएगा चौथा के ए। क्या है? 4 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के कथन एवं उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उसी में आपको बताना है। चलिए कथन है कोई ST नहीं है। अगर मान लिया कि कोई ST नहीं है तो ये S है और ये जो हो जाएगा वो T हो जाएगा। कोई ST नहीं है। दूसरा कुछ U जो है वो S है। कुछ U जो है वो S है। चलिए निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ U T है, T नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी T U है, ये गलत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण करता है। अगला है यदि दर्पण में परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या होगा? अगर मान लिया कि इन्फिनेटिव से करते हैं तो हमारा कोई जो वस्तु है वो अनंत पे रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। छोटा बन रहा है और आभासी भी। तो सबसे पहले चेक करना आभासी। आभासी जो है उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है तथा आकार में जो है वो छोटा होता है। तो हमें क्या देखना होगा कि उत्तल दर्पण तो होगा और उत्तल दर्पण एक ही में ऑप्शन है, तो कहाँ से? अनंत और उत्तल दर्पण से हो तभी होगा। और फिगर कैसा बनेगा? इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। W बराबर जो होता है FS होता है। क्या है? W बराबर FS। काफी ये फॉर्मूला F डॉट S होता है या
एफ एस कॉस थीटा कर सकते हैं, क्या है, कॉस थीटा कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ए होगा। अगला प्रश्न है कि एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित है, कौन सा संरक्षित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां के सी। क्या है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है, क्या है, संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है किस नियम पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा केपलर के तीसरा नियम पे है, क्या है, केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो द्रव्यमान के कारण लगता है, क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मान लिया कि दो पिंड है m1 और m2 का, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, r है। अगर m1 m2 पिंड है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इन दोनों के बीच में F जो लगता है वो दोनों पिंडों के जो है द्रव्यमान है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और एक जो होता है इन दोनों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर होता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम से ये होता है। F बराबर जो हमारा फार्मूला आता है वो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी F बराबर जो हो जाएगा g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यही जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम से फार्मूला निकल कर आता है। केपलर ला क्या है, तो केपलर के गति संबंधी दूसरा नियम जो है वो क्षेत्रफल का नियम माइनस किसी भी ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल जो है वो नियत रहती है। नेक्स्ट है सही कथन चुनिए, सही कथन इनमें से कौन सा है, तो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग जो है वो अधिक होता है, यही हमारा पहला ही सही आ गया। बाकी सब जो है वो कथन क्या है, गलत है। लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। क्या है, संवेग बराबर संवेग P बराबर जो होता है वो h बाई लैम्डा होता है। लैम्डा क्या है, तो ये तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य है। अगर मान लिया कि लैम्डा ज्यादा हो रहा है तो E जो है एनर्जी हमारा कम होगा, आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति भी हमारा कम हो जाएगा, संवेग भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तीनों जो है वो कम हो जाता है अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तब। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, जिसके कारण बैगनी रंग का संवेग अधिक होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का है, अतः इसका संवेग कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से क्या होती है, आंसर हो जाएगा बराबर होनी चाहिए। अनुनाद के लिए, अनुनाद मतलब क्या होता है, रिजोनेंस, क्या है, रिजोनेंस के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर होनी चाहिए, क्या है, बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रांतिक तापमान से नीचे। एक अनुचुंबकीय पदार्थ क्रांतिक तापमान से नीचे जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा ताप आता है जब उसका लौह चुंबकत्व जो है वो अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। इस ताप को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं, क्या है, क्यूरी ताप कहते हैं। लोहा और निकेल के लिए क्यूरी ताप का मान जो होता है वो कितना होता है, तो लोहा का जो होता है वो 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो निकेल का जो होता है वो कितना होता है, 358 डिग्री सी होता है, क्या है, सी होता है। क्यूरी का कुछ नियम भी है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होता है तथा परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला काफी है, कौन सा फार्मूला है, तो I बराबर जो होता है वो H बाई T होता है, क्या है, I बराबर I प्रोपोर्शनल H बाई T होता है, यानी I बराबर C कितना हो जाएगा, I बराबर C इंटू H बाई T होता है। तो ये फार्मूला भी है क्यूरी के नियम के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मूल आवृत्ति से कम सुनाई पड़ेगा। एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर स्रोतों को ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम सुनाई देगी। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो तरंग की आवृत्ति में जो बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं, डॉपलर
प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के कारण जो है मूल आवृत्ति से कम सुनाई पड़ती है। अगर श्रोता द्वारा सुनाई दी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति जब श्रोता स्थिर हो और स्रोत जो है वो क्या है, गति में हो, तो जो हमें सुनाई पड़ता है वो फार्मूला होता है एफ डैश बराबर वी बाई वी प्लस माइनस बी एस। ये डॉपलर इफेक्ट का जो है फार्मूला है। और श्रोता द्वारा सुनाई दी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति जब स्रोत स्थिर हो और श्रोता गति में हो तो एफ डैश बराबर होता है वी प्लस माइनस बी नोट बटा भी होता है। ये दो फार्मूला यूज होता है किसमें, डॉपलर इफेक्ट में। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 और 1 वर्ष में 1000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो सबसे पहले तो हमें निकालना है 1.5 वर्ष का ब्याज। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है, तो 1060 माइनस 1000 करेंगे, यानी 2.5 वर्ष में से घटा देंगे 1 वर्ष वाला, तो 1.5 वर्ष वाला निकल जाएगा, तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब 1 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 60 बटा 1.5 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। धनराशि कितना हो गया, धनराशि 1 वर्ष में 1000 हो जाती है, तो धनराशि कितना आ जाएगा, तो 1040 तो ब्याज आया था, तो धनराशि हमारे पास 960 हो गया, तो ब्याज निकल जाएगा। अब बिल्कुल ब्याज निकल जाएगा, तो 40 अब बटा 960 गुना 100 बराबर 4.17%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पर छूट कितना दिया जा रहा है, 13 तो अंकित मूल्य किया गया है लेकिन बेचा जा रहा है 9 में, यानी 4 का छूट दिया जा रहा है। कितना, 4 का छूट दिया जा रहा है। कितना में छूट दिया जा रहा है, तो 13 अंकित मूल्य में, तो 4 बटा 13 गुना 100 कर देना है। हमारे पास जो हो जाएगा कितना, तो 30.77% की छूट दिया जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो क्या है, 91,960 है। ये हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या जो है वो कितनी थी, यानी मान लिया कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, x थी। हर साल 30% बढ़ रहा था, 130/100 गुना 130/100, क्योंकि हर साल बढ़ रही है। 2 साल की पूछ रहा है, हो जा रहा है कितना, 91,260। क्या है, 91,260। x का मान निकल जाएगा, 91,260 गुना 100/130 गुना 100/130। जब इसे काट पीट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 54,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54,000 आ जाएगा। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगला है, 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं। यदि 2 और दोस्त उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल सा है, फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा, तो फार्मूला लगा दीजिए M1D1 बराबर M2D2। 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिन में, यानी 3 गुना 5। अब दोस्त कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना दिन लगेगा, D2। तो D2 बराबर होगा 3 गुना 5/5, कट जाएगा, होगा 3 दिन। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होता है, तो ये होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या है, विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी हाफ इंटू 10 इंटू 30। 2 विकर्ण दिया हुआ है, 5 हो गए, 3×5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा डी। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नव कलेवर उत्सव सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से स्थित है। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है ये। और इस नव कलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। परंपरा अनुसार नव कलेश्वर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास के अधिमास होता है। यह प्राय 8 वर्ष, 11 वर्ष या 12 वर्ष बाद या 19 वर्ष बाद आता है। ये मूर्तियां एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती है जिसे दारू ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे दारू ब्रह्मा कहते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया है। जब मूल संविधान बना था, क्या है, मूल संविधान बना था
उसमें कितनी भाषाएं जोड़ा गया था? तो उसमें 14 भाषाएं थी। क्या है? 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन 21वीं संविधान संशोधन 1967 में द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, एक और को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन जो है 1992 में जो है वो कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, यानी 3 और जोड़ा गया। फिर 92वें संविधान संशोधन में 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया, 4 और जोड़ा गया। क्या है? 4 और जोड़ा गया। तब टोटल कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। कौन कौन हो गया? तो असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का सही होगा? तो आप आपस में जो है प्लस और माइनस को बदल दीजिए, हमारा जो है वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखना है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय जो है संक्रिया या संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रिया किया गया है। असंगत संख्या युग्म हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। 84,672। अगर 672 को 84 से भागा देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। अगर 522 को भागा देंगे 87 से तो 6 बार में। अब 552 को 92 से भागा देंगे तो ये 6 बार में। 64 से भागा देंगे तो ये 6 बार। एक जो है ये जो है कितना से है? ये 8 बार में है, बाकी 6 बार में। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? ए हो जाएगा। महिला प्राध्यापका और खिलाड़ी में क्या हो सकता है? तो आप ये देख सकते हैं कि ये महिला भी हो सकती है जो अध्यापका और खिलाड़ी, कुछ प्राध्यापका और अवधि कुछ भी हो सकती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है? ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बदलना होगा जिस तरह ये रूल में कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है? +1 करेंगे तो डी हो जाएगा, यहाँ -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, यहाँ +1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, यहाँ भी +1 करेंगे तो टी हो जाएगा, ये -1 करेंगे तो टी होगा, यहाँ पर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, और ई का -1 करेंगे तो डी होगा। अब हमारे पास तो ये आ गया। अब कह रहा है बदलने के बाद बाएं से तीसरे, बाएं से अगर हम तीसरा जाते हैं तो वो कौन सा हो जा रहा है? वो हो जा रहा है क्यू। क्या है? क्यू। और दाएं से तीसरे अक्षर, दाहिने से तीसरे अक्षर में जा रहे हैं तो टी। अब क्यू और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर आते हैं? तो कितना होता है? तो QRST 2 होता है। क्या है? 2 होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 228 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टुलिप को 390 के रूप में किया जाता है, उसी भाषा में लोटस को किस प्रकार किया जाएगा? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रोज को किस तरह लिखा गया है। तो आर को 18 है, ओ कितना होता है? 15 होता है, एस कितना होता है? 19 होता है, ई कितना होता है? 5 आता है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना? 57 यानी 57। लेकिन लाना कितना है? तो 228। तो आप देख रहे हैं कुछ मैचिंग कर रहा है, 4 से अलग से गुना किया गया है, यानी 4 से गुना करेंगे तो 228 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम किसको देखेंगे? टुलिप को। क्या है? टुलिप को। तो ये जो हो जाएगा 20 + 21 + 12 + 9 + 16। क्या है? 16। तो ये जोड़ के हो जाता है 78। इसमें से भी 5 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 390। यानी जितने अक्षर का है, लेटर का है, उसी से हमें गुना करने पर आ रहा है। ये 4 लेटर का था तो ये 4 से गुना कर दिया। अब क्या है? लोटस, LOTUS है। इसमें कितना है? 5 है तो 5 से गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले 12 + 15 प्लस क्या हो जाएगा? 20 + 21 + 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। इसमें से 5 से गुना करेंगे 435 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट है, एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा 26 का कौन सा हो जाएगा? बी, केंद्रीय बल,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है, केंद्राभिमुख बल और अपकेंद्रीय बल में। जब कार एक मोड़ लेती है तो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। अपकेंद्रीय बल जड़त्वीय बल या छंद बल यानी सूडो फोर्स है जो न्यूटन लॉ के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अब केंद्रीय बल जो है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध में मक्खन निकालने की मशीन आदि में जो है वो यूज होता है, यानी अब केंद्रीय बल का उदाहरण है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर जो है एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अब केंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, तो एफ सी बराबर होता है mv² बाई आर होता है। क्या है, mv² बाई आर होता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सा है, एल्केन का, एल्केन का सही सजातीय जो है वो CH4 से होगा, C2H6 होगा, C3H8 होगा, C4H10 होगा। क्यों, क्योंकि एल्केन का जो होता है वो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। इसके दो मुख्य घटक क्या है, तो एल्युमिनियम और कॉपर। क्या है, एल्युमिनियम जो है वो कितना रहता है, 94% रहता है, और कॉपर जो है वो 4% रहता है। ये दो जो है वो मुख्य संगठक है। एक और कई बार पूछा जाता है एल निको। क्या है, एल निको, इसमें एल्युमिनियम जो है वो 12% रहता है, निकेल जो है वो 20% रहता है, और क्रोमियम जो है वो कितना, 5% रहता है, एल निको में है। अगर और कुछ बातें करते हैं तो एक बेल मेटल होता है, बेल मेटल, उसमें Cu जो है वो 80% होता है, और Sn जो है वो कितना होता है, 20% होता है। ब्रोंज जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रोंज, Cu जो होता है वो 88% होता है, और Sn जो है इसमें 12% होता है। Cu और Sn का मिला हुआ ब्रोंज होता है। एक इसी नाम पे होता है जो कंफ्यूजन देता है एग्जाम में, ब्रास। ब्रास जो है Cu कितना होता है, कॉपर 67% होता है, और इसमें Zn होता है वो 33% होता है, 33% होता है। तो ये जो चार है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा यहाँ ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का देखते हैं। परमाणु कक्षक है, ऑर्बिटल है, क्या है, तो ये क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना जो है अधिक है। परमाणु कक्षक परमाणु सिद्धांत, एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्वांटम यांत्रिकी में एक गणितीय शब्द है जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। परमाणु कक्षक का नाम आमतौर पर मुख्य क्वांटम संख्या यानी n और एजीमुथल क्वांटम संख्या के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम सल्फाइड। क्या है, कैडमियम सल्फाइड। कांच को हरा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या है, सोडियम क्रोमेट का यूज करते हैं। और कांच को नारंगी रंग के, नारंगी लाल रंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेलेनियम। क्या है, सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड। और सोडियम क्रोमेट किसके लिए यूज करते हैं, हरा बनाने के लिए, हरा बनाने के लिए। और अगर कांच को रूबी लाल बनाने के लिए, क्या है, रूबी लाल बनाना है, रूबी लाल बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मिलाते हैं, या क्या करते हैं, कैसियस। क्या है, कैसियस, कैसियस करते हैं रूबी लाल बनाने के लिए। कांच का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये होता है Na2OCaO × 6SiO2। क्या है, 6। अब है कांच क्या, कांच बनता कैसे, तो ये जो है अतिशीतित, क्या है, अतिशीतित जो है वो द्रव है। क्या है, द्रव है। अम्ल ABCD का pH मान जो 1, 2, 4 और 2.5 है, निम्न में से कौन सा जो है वो प्रबल अम्ल है, तो जिसका सबसे कम होगा pH मान वही सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे कम जो है 1 है, और वो किसका है, A का है। तो प्रबल अम्ल जो हो जाएगा 31 का A होता है। क्या है, A होता है। या आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में
नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में जो है वो नहीं करते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, यानी आयनिक यौगिक जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। अब संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर पर घंटे और 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है वो क्या हो रही है, चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 275 मीटर और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो चूंकि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है, तो सापेक्ष चाल यहाँ निकाल लेना होगा। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। एक 90 से चल रहा है, एक 40 से, ये घट जाएगा, हो जाएगा 50 किलोमीटर बराबर। और अभिष्ट समय कितना लगेगा? समय जो लगेगा वो दूरी अब बटा चाल लगेगा। दूरी कितना है, दोनों के लंबाई पार करने में लगेगा 275 प्लस 350, चल कितना पे रहा है 50 से। ये जो दिया हो मीटर में, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 625/50 गुना 18/5, यानी ये काट पीट कीजिएगा 45 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12/3 का 4 - 88 प्लस 75 प्लस 6 गुना 2 का 15 का मान कितना होगा? सिंपल सी बोर्ड मास लगाना है और इसे जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा 1 - 88 प्लस 75 प्लस 180 हो जाएगा 256 - 88 बराबर 168। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 3t बराबर 10u और 5u बराबर 7 भी, तो TU का हमें मान निकालना है। TU का मान निकालना है। तो सबसे पहले t/u करते हैं तो कितना आ जा रहा है? 10/3 आ रहा है। यानी इसे अगर हम मान लिया कि 7 से गुना कर देते ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 70/21। क्यों किए हैं वो आगे पता चलेगा कि अगर 5u बराबर 7 भी है, यानी u/v बराबर जो हो जाएगा कितना, u/v बराबर हो जाएगा 7/5, यानी 3 से गुना करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5×15, यानी हमारे पास u को सेम कर दिए हैं इसलिए वो गुना किए थे। यहाँ हो जाएगा कितना 70 एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 हो जाएगा u, और v जो कितना है 15 आया, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 70 जो आया वो t का आया, फिर u का आया और ये v का आया। अब इसको और शॉर्ट में कीजिए, या अगर ऑप्शन में है तो यही हो जाएगा। तो 70, 21, 15 है, बिल्कुल है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 36 के ए होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि P/Q बराबर 6/5 है, तो 6P प्लस 5Q अनुपात 6P माइनस 5Q का मान कितना होगा? तो बस P और Q का मान रख देना है। यहाँ हो जाएगा 6 × 6 प्लस 5 × 5 अनुपात हो जाएगा 6 × 6 माइनस 5 × 5। इसे हल कीजिएगा 61 अनुपात कितना आएगा 11, 61/11 आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। बस छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन होगा? तो वो 999 होगा। अगर छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल जो है 307 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें जो है वो 307 से आप भागा दीजिए, यहाँ 3 बार में काटेंगे कितना होगा 921 हो जाएगा। ये 0, 7, 8 होगा, फिर 9 उतार दीजिए, यहाँ पर क्या है 2 बार में, तो 614 हो जाएगा 175, यानी 175 हमारे पास अभी आया है। अगर इसमें कितना और जोड़ेंगे तो ये 307 से कट जाएगा। तो 307 में से 175 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 132। 132 अगर और जोड़ते हैं तो ये एक बार में और कटता, जहां ये 2 है उसकी जगह पर ये 3 में हो जाता। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाता? ए होगा। क्या है? ए होगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत में की गई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था।
अंग्रेज ने 1608 में सूरत में कारखाना स्थापित किया था, लेकिन नियमित रूप से जो है वो 1612 ईस्वी में स्वापल्ली के युद्ध के बाद से ही स्थापित हो सका था। सूरत में फ्रांस का प्रथम कारखाना कब लगा था? तो 1668 ईस्वी में लगा था। क्या है? 68 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, लंदन में जो है संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम जो हुआ था 1930 ईस्वी में। द्वितीय कब हुआ था? तो द्वितीय जो है 1931 ईस्वी में। और तृतीय जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? तृतीय वो 1932 ईस्वी में हुआ था। क्या है? 32 ईस्वी में हुआ था। अगला है, जगदीश अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम चलता है। अपने घर से, अगर मान लिया कि ये जगदीश है, क्या है? ये जगदीश है, अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम चलता है। ठीक है, 200 कदम चलता है। वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। यहां से क्या है? दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़कर 40 कदम जाता है। ये अगर 200 कदम हुआ तो 40 कदम जाता है, कदम चाय की दुकान पर पहुंचता है। यहाँ पर जो है वो क्या है? चाय की दुकान है। अब उसके बाद कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर एक बस अड्डे पहुंचता है। यहाँ से जो है वो फिर से दाएं मुड़ता है और कहाँ जाता है? बस अड्डे पर 40 कदम। ये हो जाएगा बस अड्डा पर पहुंच। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 कदम वहां से कदम चलता है। यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है, वो 40 कदम चलता है। क्या है? 40 कदम चलता है। वहां से वह फिर दाएं मुड़कर 140 कदम चलता है। यहाँ तो आप पहुंचा और यहाँ से फिर वो पहुंच गया, कितना है? 140 कदम चलकर डाकघर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? डाकघर पहुंचता है। जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूर और किस दिशा में है? तो पहले तो पूरब में स्थित है। यहाँ पूरब जो है, यहाँ पर जो देखिए 2 ऑप्शन में, लेकिन कितने में? तो ये 40 घट जाएगा 200 में, तो ये हो जाएगा कितना? 160 तो ये है ही ऑलरेडी, और उसके बाद 140 आ 160 और 140 0 0 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 300 कदम आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए अब कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन कर है, कोई भी तारा हाथी नहीं है। कोई भी अगर मान लिया कि ये तारा है वो क्या है? हाथी नहीं है। ये हो जाएगा हाथी नहीं है। एक्स एक तारा है, इसके अंदर जो है वो क्या है? एक्स है जो एक तारा है। चलिए, एक्स हाथी नहीं है, बिल्कुल सही है। एक शायद हाथी हो सकता है, ये गलत है। सही जवाब हो जाएगा बी, केवल एक जो है वो पालन कर रहा है। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 5 125 में 5 के स्क्वायर किया गया है। ये अगर देखेंगे तो 8 के स्क्वायर करेंगे, सॉरी 5 का स्क्वायर में क्यों किया गया है, तभी तो है। 5 गुना 5 जो होता है स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा, लेकिन 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे 125 आएगा। तो 8 का होगा। 8 गुना 8 कितना होता है? 64 होता है। लेकिन 8 गुना 8 क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। सही जवाब हो जाएगा बी होगा। कथन कर रहा है कि आज रात यदि मैंने अपने डोनेट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ डोनेट के लिए, तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। कार्यवाही, मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। दूसरा, मुझे कल आ रहे अतिथियों को कार्यक्रम रद्द करना होगा। तीसरा, मुझे अपनी डोनेट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला और दूसरा दोनों पालन जो है वो करती है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। कथानुसार स्पष्ट हो रहा है कि आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके और अच्छी डोनट बनाने के लिए रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए, तो उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। दोनों जो है वो पालन कर रहा है। नेक्स्ट है, जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। यहाँ 4 और 16, 5 और 7 और 24 और 3, 7 और 20 है। कैसे ये कर देखते हैं। तो पहला कॉलम में क्या है, दूसरा कॉलम से देखते हैं। 5 और 7, 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12। अब 12 में से 2 गुना करते हैं तो 24 आ रहा है। 7 + 3 10, 10 में से 2 गुना करते हैं तो 20 आ रहा है। तो 16 + 4 20 हो जाएगा। 20 से गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, डी हो जाएगा। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए जो है वो 2 यौगिक
आवेशकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिएक्शन हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, और इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी, टेफ्लॉन का। क्या है, टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक कुकवेयर को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन नामक पदार्थ से लेपित किया जाता है, जिसे टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कुछ तथ्य क्या क्या है, तो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में ये चक्कर लगाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने किया था। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। अगर आवेश की बात करें तो आवेश होता है कितना, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। और किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण पर निर्भर करता है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायल के नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पीवी बराबर जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 49 के ए हो जाएगा। यानी P1 V1 बराबर P2 और V2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो फार्मूला है। चार्ल्स का नियम क्या है, तो यदि दाब नियमित रहे तो गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। यानी V1/T1 बराबर V2/T2। ये जो है वो क्या है, वायल्स किसका है, चार्ल्स का नियम है। क्या है, चार्ल्स का नियम है। और ये जो था वो किसका था, वायल का नियम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, कोशिका चक्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, G1 S G2 तथा M प्रावस्था क्रम में होता है। कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध क्रम को कोशिका विभाजन जो है वो कहते हैं। कंडरा जोड़ती है, कंडरा क्या जोड़ती है, तो पेशी को हड्डी से। क्या है, यानी पेशी या मांस को क्या है, हड्डी से। क्या है, हड्डी से। एक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिगमेंट कहते हैं। क्या है, लिगमेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा जो है वो लिगमेंट की तरह कोलेजन से बना होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है, श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा में। क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। यह रीढ़ की हड्डी के सिरे पर एक फूली हुई संरचना के रूप में मौजूद जो है होता है। यह हृदय की धड़कन, श्वसन और बाह्य संकुचन को नियंत्रित करता है। यह उल्टी, छींक, खांसी, हिचकी और निगलने की प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है, किससे शुरू होती है। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, SA नोड से। दिल की धड़कन निम्न में से SA नोड से प्रारंभ होती है। साइनस नोड, जिसे सिनोट्रियल नोड या SA नोड भी कहा जाता है, द्वारा एक विद्युत उत्तेजना उत्पन्न होती है। यह हृदय के दाहिने ऊपरी कक्ष एट्रिया में स्थित विशेष ऊतक का एक छोटा सा जो है वो घटक है। अगला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है कोण ABC और कोण ACB के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BAC बराबर 60 डिग्री है तो कोण BOC के माप क्या हो जाएगा। यानी हमारा जो है इस तरह के कोई त्रिभुज है, यहाँ पर ये हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C है, और इसे क्या किया है, द्विभाजक किया गया है O बिंदु से। क्या है, यहाँ पर हो जाएगा O। अब कह रहा है कि कोण BOC ये दिया हुआ कितना 60 डिग्री हो दिया हुआ है। क्या 60, BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 हो जाएगा। यानी 90 डिग्री प्लस कोण कितना है 60/2, यानी 90 + 30 ये हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि cos x + 1/cos x बराबर 2 है तो cos के पावर nx + cos के पावर nx का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी है कि cos x बराबर आप 1 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1
प्लस 1/1 बराबर ही 2 हुआ है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 322, एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो आइए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दिया हुआ है प्रश्न में क्या है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 322। इसे लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 बराबर 322 प्लस 2 लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 2 जोड़ दिए हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, इधर कितना है 324 है। अब ये जो स्क्वायर है इस साइड चल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 के स्क्वायर ही 324 है, ये हो जा रहा है कितना, x² प्लस 1/x² का जो है वो मान हमारा आ गया 18 आ गया। अब फिर से इसे x² प्लस 1/x² -2 कर सकते हैं, और ये 18 -2 दोनों तरफ -2 किए, ये x माइनस 1/x के स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 16। x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हमारा ये दूसरा स्टेप आ गया। निकालना क्या है, निकालना है x³ माइनस 1/x³। क्या फार्मूला हो जाता है इतना बराबर, ये होता है x माइनस 1/x के होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। बस मान रख दीजिए, 4 के क्यूब प्लस 3 गुना 4 हो जाएगा कितना, 76। सही जवाब हो जाएगा डी। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, काफ़ी आसान होगा। कभी कभी एग्जाम में जो है वो ट्रिक याद नहीं रहता है, इतना कन्फ्यूजन इसमें रहता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी जानिए, जो बेसिक मेथड है आंसर आ जाएगा। आंसर होगा डी। 57 नंबर प्रश्न है कि यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक क्या होगा। ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका होता है। क्या है, माध्यिका होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई बार इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। 35 माइनस बहुलक बराबर 3 गुना 35 माइनस 36, यानी 35 माइनस बहुलक बराबर -3, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 3 बराबर 38 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो पहले तो मूल भिन्न x/y है, इसमें से जो है 80% घटा दिया यानी 20% बटा, और इसमें कितना है 60% घटा 40%, बचता है 5/6। x/y बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। क्या है, 5/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। क्या है, काली मिट्टी दक्कन के पठार को अधिकांश भाग को कवर करती है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, भारत में 8 तरह की मिट्टियों को पहचाना है। कौन कौन, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। और जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और काली मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्व राजस्थान में होती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपासी या रेगुर या करेल मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्गीज कुरियन। जल्दीबाजी में MS स्वामीनाथन मत मार लीजिएगा, ये जो है वो हरित क्रांति के जनक है। क्या है, हरित क्रांति के। और वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति जो है वो, जिसे इंग्लिश में फ्लड ऑपरेशन भी कहा जाता है, 1970 में ये शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आता है। यानी यहाँ 47 है, 194 है, उसके बाद खाली स्थान है 782 है, कितना है 1223 है। 47 से 194 कितना ये है, तो ये 147। क्या है, 147 है। यहाँ पर कितना है ये भी नहीं पता है हमें, और यहाँ से ये कितना है ये नहीं पता है। 782 से 1223 कितना है, प्लस 441 है, कितना 441 है। अब 1223 से कितना है 1762, यहाँ से ये कितना है, ये 539 है। अब देखना है कि इन दोनों में जो है वो कॉमन क्या आती है। इन दोनों में जो कॉमन है वो 98 है, तो यहाँ भी अगर हम 98 के कर देते हैं, यानी 147 और 98
कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 1 15, कितना हो जाएगा 5 4 और 2 हो जाएगा, यानी 245। 245 जो है ये डिफरेंस होगा, यहाँ पर कितना होगा 245। 194 प्लस 245, 5 4 9 कितना हो गया 3, कितना होगा 439। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न कह रहा है ए बी सी डी और ई में से कौन सबसे ठिगना है, क्या है सबसे ठिगना है। अब आइए निकालते हैं। कह रहा है कथन में ए ई से लंबा है, ए जो है वो ई से लंबा है किंतु डी से ठिगना है, यानी डी से जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। उसके बाद कथन 2 में क्या कह रहा है कि बी सी से ठिगना है, बी जो है वो सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है, क्या है ई से लंबा है। कथन 3 में कह रहा है डी सी से लंबा है, डी जो है वो सी से लंबा है, और क्या कह रहा है ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। इन सबको मिलाएंगे तो डी लंबा, ए लंबा, सी लंबा, बी लंबा, ई हो जाएगा, यानी सबसे ठिगना इसमें कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। तीनों कथन एक साथ पर्याप्त होगा तभी हमारा ये आंसर निकल के आएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। अगर ऐसी आकृति दी हुई तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ आंसर हमारा जो हो गया वो 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इतना इतना से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, क्या है निश्चित प्रकार से, कितना एस एक्स वाई और यू से जो है संबंधित कौन है, टी बाई जेड भी है, क्या है ये भी है। आइए देखते हैं किस तरह है। एस से +1 है, एक्स से +1 है, वाई से +1 है, यू से भी +1 है, यानी +1 है। तो जी एच एल एम एम एन आई जे, यानी ये भी +1 है। तो यहाँ पर देखना है तो क्यू के जगह पर आर, भी के जगह पर क्या हो जाएगा डब्लू, और डब्लू के बाद क्या हो जाएगा एक्स, और एस के बाद क्या होगा टी। आंसर हमारा कौन सा आ गया, सब में +1 कर दिए तो ए आ गया। विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी 84 90 91 99 इस तरह दिया हुआ है। लिख लेते हैं एक बार, 84 90 91 99 खाली स्थान 108 105 है। अगर 84 से 91 देखते हैं तो ये क्या है +7 किया गया है, और 91 से प्लस ये 7 किया जाएगा, लेकिन पहले यहाँ नहीं पता है। नेक्स्ट में देखते हैं 90 से 99 किया गया, इसमें क्या क्या +9 किया गया है, 99 से 108 +9 किया गया है। यहाँ जो है +7 और +7 किया जाएगा तो 91 +7 कितना हो जाएगा 98, यानी अगर हम 98 लाते हैं तो यहाँ भी जो है वो 105 जो है +7 से आ जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 98। ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है टिटनेस, खांसी, डिप्थीरिया का, क्या है टिटनेस, खांसी और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है, और इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा, टी द्वारा। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है, और इसका आंसर हो जाएगा इससे बच्चे की आंख की रोशनी जो है वो बेहतर होती है। विटामिन ए जो है गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, क्या है रतौंधी होता है, बौनापन भी होता है, और एक डर्मेटोसिस भी होता है। अगला है मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होती है, निस्यंदन दाब कितना होती है, तो होता है 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। निस्यंदन दाब जो केशिका निस्यंदन का कारण बनता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। सतफल ट्रूथ फ्रूट परिवर्धित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्लोस्टा, क्या है ब्लोस्टा। सत्यफल ट्रूथ फ्रूट ब्लोस्टा में से परिवर्धित होता है, किससे परिवर्तित होता है, ब्लोस्टा से परिवर्धित होता है। सत्यफल अंडाशय से विकसित होता है, निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला अंडाशय फल होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं को क्या करती है, रक्षा करती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, औसत मोटाई कितनी होती है, तो 2 मिलीमीटर होती है, क्या है 2 मिलीमीटर होती है। समान रूप से मानव त्वचा की औसत मोटाई का प्रास 1.9 से 2.4 जो है वो mm होता है, मिलीमीटर होता है।
अगर बात किया जाए कि पीठ, पेट, नितंब, जांघ और पिछला भाग जो शरीर का अंग का, उसका औसत मोटाई 1.5 मिलीमीटर होता है। बाह की कलाई महिलाओं के लिए 1.26 और पुरुषों के लिए 1.3 mm होता है। पलक, पलक की अगर बात करें तो 0.7 mm होता है। कुष्ठ रोग को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी, हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग जो है वो हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है और ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। इस रोग के रोगी के शरीर पर चकते सफेद दाग हो जाते हैं, साथ में तंत्रिकाएं भी प्रभावित होता है। बाबा आमटे कुष्ठ रोगी के सेवा के लिए विख्यात रहे हैं। कहाँ के थे? वो महाराष्ट्र के थे बाबा आमटे। निम्नलिखित को सरल करना है। अब क्या करना है? निम्नलिखित को सरल करना है। तो 0.077 पर रेकरिंग है और भागा है 7.33 पे रेकरिंग है, यानी हो जाएगा 77/999 भागा क्या हो जाएगा 733 माइनस 7 अब बटा ये हो जाएगा 99। बस इतना को हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा कितना 77/999 अब भागा 726 अब बटा 99, यानी 77/999 गुना 99 अब बटा 726, ये हो जाएगा 7/666। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न करा कि यदि एक वस्तु को 8% और 12% के लाभों पर बेचने पर विक्रय मूल्य 3 का अंतर है तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर डायरेक्ट कर दीजिए x गुना 108 बटा 100 अनुपात x गुना 112 बटा 100, यानी 27:28। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 75 के ए होगा। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, यानी ए जो है वो 5 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करता है, यानी 40 घंटा कार्य करता है। बी जो है वो प्रतिदिन कितना करता है? 6 घंटा कार्य करके 10 दिनों में पूरा करता है, यानी 60 घंटा कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितना दिनों में पूरा? दोनों का जो अगर देखा जाए तो 120 कुल कार्य हो गया। इसका 3 क्षमता, इसका 2 क्षमता है। 120 अब बटा 8 तो घंटा पर दिन करता है, ये क्षमता था 3 + 2, बस ये हमें करना है। 120 भागा 3 + 2, लेकिन क्या है 8 से गुना करने के बाद करिएगा तो ताकि एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 120 बटा कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा 3 दिन। क्या है? 3 दिन होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो ये घंटा में हमारा आंसर होगा, उसको फिर भागा देंगे 8 से तो भी हमारा 3 दिन आ जाएगा। आंसर होगा बी होगा। निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है। क्या है? निम्नलिखित एक है उसे हल करना है। सिंपल सा बोर्ड मास वाला लगा देना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एग्जाम में रेलवे में पूछा जाता है वो नंबर सिस्टम से पूछा जाता है, उसे एक बार तो रिवीजन करके जरूर जाइए। तो 7 बटा जो है वो 10 भागा हो जाएगा 3/7 का 23/10, 23/10 प्लस में है 5 दूनी 10 3 13, 13/5 प्लस 1/5 गुना 7/5, यानी उलट देंगे भागा में है तो क्या हो जाएगा 5/7 माइनस 2/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/10 भागा 3/7 का 49/10 प्लस 1/7 माइनस 2/7, ये हो जाएगा 7/10 गुना 7 ऊपर हो जाएगा 7/10, 7 ऊपर करें ये हो जाएगा कितना 10 आ जाएगा। का में है तो गुना 10 अब बटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 माइनस 1/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7 बराबर 7 माइनस 3/21, यानी 4/21। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 77 के सी। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात जो है वो 6:4 है, अनुपात 7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या हो जाएगा? अब क्या है 6 में जो है वो वृद्धि किया गया है 120 का, और 4 में वृद्धि किया गया है 140 हो जाएगा क्योंकि 40% का वृद्धि है, और 7 में जो वृद्धि किया गया है वो 60% का 160/100 हो जाएगा, यानी 6 गुना 12 अनुपात 4 गुना 14 अनुपात जो हो जाएगा 7 गुना 16, यानी 9:7:14। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी। भारत मुंबई में आयोजित
71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाले क्रिस्टीना पिस्चकोवा किस देश की है? किस देश की है? आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य की। क्या है? चेक गणराज्य के है। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। किसे? आलोक शुक्ला को चुना गया है। शब्द वर्किंग के प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे? तो सबसे पहले वर्किंग को जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले जी आ जाएगा, फिर आई, फिर के, फिर एन, फिर ओ, फिर आर, फिर डब्ल्यू। अब यहाँ देखना है क्या कह रहा है, बाएं से तीसरे जो है वो के आ जा रहा है और दाएं से चौथे जो हमारा आ जा रहा है वो एन आ रहा है। के और एन के बीच में जो है वह दिखाना है, तो के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा। इन दोनों के बीच में कितने आते हैं? 2। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। चलिए, कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद जो है वो पांचवें पद से संबंधित है, तो यहाँ पर संबंध निकालना है कि किस तरह का ये श्रेय है। 11 133 को कैसे ला सकते हैं? 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। इसमें से जो है 11 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 1 और जोड़ना है, यानी 11 प्लस 1 जोड़ना है, तब हमारा जो आ रहा है 133 आ रहा है। चलिए 22 अब 507 में देखते हैं। 22 के स्क्वायर करेंगे तो 484 आएगा। उसमें से 22 प्लस 1 जोड़ते हैं तो हमारा 507 आ रहा है। बिल्कुल। तो अगला क्या है? 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा। उसमें जोड़ेंगे कितना? 16 प्लस 1 17 जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 256 प्लस 17 273 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी प्रकार से समान है, इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं। वो संख्या युग्म कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं किस तरह का है। 39 माइनस 75, अगर 39 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 39 9 दूनी 18 के 8 भागे 3 1 78। उसमें से 3 करेंगे तो 75 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। चलिए 43 82 में जोड़ करते हैं। 43 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 86। 86 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 82 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 83 आ रहा है, जो कि 82 के बराबर नहीं है। चलिए 55 107 में देखते हैं। 55 गुना 2 करेंगे तो 110 आएगा। उसमें से 3 घटाएंगे तो 107 आ रहा है। बिल्कुल ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। हमारा जो यही नहीं आ रहा है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या? सी। यदि 14 मई 1953 को गुरुवार तो 27 जुलाई 1963 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 14 मई 1953 से हमें जाना है 14 मई 1963 तक। क्या है? 1963 तक विषम दिनों की संख्या देखना है। तो इसमें से 10 साल हो गया प्लस 2, उसमें से लीप वर्ष हुआ है, यानी 12 आ गया। तो 12 अब भागा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 शेषफल आ गया, 5 शेषफल हो गया। अब हमें जाना है 14 मई 1963 से 27 जुलाई 1963 तक। इसमें कितने दिन विषम दिन आ रहा है? तो मई में 14 तो पार हो गया, 31 माइनस 14 कर देना है, कितना हो जाएगा? ये 17 दिन हो गया। जून 30 दिन का हो गया। क्या है? जून 30 दिन का। और जुलाई तो ऑलरेडी कितना देखना है? जुलाई देखना है 27, तो ये 27 ये देखेंगे। टोटल हमारे पास जो है वो विषम दिन होगा। अगर मान लिया कि 17 है तो 7 से 7 दूनी 14, 3 हो जाता है। इसमें 30 है तो 28 2 बच जाता है। इसमें 27 है तो कितना हो जाता है? 6 बच जाता है। 7 21 6। तो हमारे पास ये 6 2 8 और 8 3 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 11 5 16, 16 दिन था तो 7 दूनी 14, 2 दिन हमारे पास जो है वो शेषफल बचता है। क्या है? शेषफल बचेगा। तो 2 दिन शेषफल है हमारा। कौन सा दिन था? तो गुरुवार था। तो गुरुवार प्लस 2 दिन, तो कितना हो गया? गुरुवार प्लस 2 दिन हो जाएगा हमारा शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 84 के डी हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में वांटेड को इतना लिखा जाता है, बार्नेट को इतना लिखा है, उसी कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देख लेना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। जो नहीं मैच कर रहा है, एन के लिए मैच नहीं करेगा 3, आर के लिए नहीं मैच करेगा 8। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आर का पूछ रहा है तो बी हो जाएगा।
लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है, तो जल प्रदूषण का देता है। आंसर हमारा कौन सा, सॉरी लाइकेन किसका देता है, तो वो वायु प्रदूषण के देता है, जल का नहीं, वायु प्रदूषण के देता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होता है, तो इसलिए जो है वो वायु प्रदूषण का देता है। कवक और शैवाल के सहजीवी रूप को जो क्या है, लाइकेन कहते हैं। कवक प्लस शैवाल मिलके क्या बनता है, लाइकेन, क्या है, लाइकेन हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2 बिलियर्ड्स गेंद जिनमें प्रत्येक की संगति 0.5 किलोग्राम है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती है तथा संघट्ट के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग जो है वो लगाती है। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन mv, क्या है, mv। m यहाँ दिया हुआ 0.05 kg है और v जो दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड है। तो प्रारंभिक आवेग जो हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 0.05 गुना 6 यानी 0.30 kg मीटर पर सेकंड होगा। संघट्ट के बाद पुनः जो है प्रक्षेपित होने पर इनका वेग की दिशा जो है वो विपरीत हो जाती है, तो प्रत्येक गेंद के अंतिम वेग क्या होगा, m-v हो जाएगा, क्या है, m-v यानी 0.05 गुना -6 यानी -0.30 kg मीटर पर सेकंड है। और प्रत्येक गेंद जो है वो क्या है, परस्पर विपरीत दिशा में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, -0.60 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बल के अंतर्गत गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के विस्थापन x तथा समय t से संबंध है। x बराबर t³/3 है, x मीटर में है, t सेकंड में है। पहले 2 सेकंड में पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वेग v बराबर होता है dx/dt यानी d/dt इंटू t³/3। v बराबर जो होगा 3t²/3 हो जाएगा। ये बराबर है किसके, t² के, क्या है, t² हो जाएगा क्योंकि 3 कट गया, t²। अब t बराबर 2 सेकंड में वेग v कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा बराबर होता है कितना, हाफ mv² यानी हाफ इंटू 2 गुना v कितना था, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 जूल, क्या है, 16 जूल। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का हो जाएगा, वह आंसर हमारा हो जाएगा 3r। इसमें कुछ मिसप्रिंट है प्रश्न में, आंसर यहाँ जो है वो 3r दिया हुआ है। 15 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए। यानी हमारे पास जो है एक 15 ओम का और एक जो है वो 30 ओम का हमारे पास है, और कह रहा है कि एक जो है वो 1 ओम के सीरीज में जुड़ा हुआ है और सभी का जो है मान होना चाहिए वो कितना, 20 ओम के बराबर है। तो पहले 1 पैरेलल वाला निकाल लेंगे, rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 के फार्मूला लगाकर 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। rp बराबर जो यहाँ हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, क्या है, 10 ओम। अब यहाँ पर सीरीज में एक x वाला भी जुटा हुआ है, तो r सीरीज का फार्मूला होता है एक rp प्लस x होगा। rp कितना दिया है, 10 प्लस x, rs कितना, ये 20 दिया हुआ, x बराबर होगा 20 माइनस 10 बराबर 10 ओम। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तालाब में जो है 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा हुआ है तथा इसकी तली में रखी वस्तु का आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है। तालाब में द्रव की वास्तविक गहराई क्या होगा, तो द्रव का अपवर्तनांक म्यू बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा जो होता है आभासी गहराई, क्या है, आभासी गहराई होता है। 1.3 दिया हुआ है और वास्तविक गहराई जो है हमें निकालना है और आभासी जो है वो दिया है 7.7, तो वास्तविक बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.7 गुना 1.3 हो जाएगा 10.01 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पी का हो जाएगा, क्या है, पी का आंसर जो है वो फास्फोरस का, क्योंकि इसका संयोजी सोडियम का जो होता है उसका 11 होता है, इसका 1 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। SI सिलिकॉन का 14 होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। फास्फोरस का जो है 15 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा डी। कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है, आंसर हो जाएगा सी, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3 जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है। माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु क्या है,
तो सबसे पहले माँ की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 100 है, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 22 है। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जो है वो 7 गुना हो जाता है, इसे माँ से, क्या है, माँ से। तो पहले 22 माइनस 7 गुना 7 कर लिए बराबर x माइनस 7। जब इसे आप हल कीजिएगा तो 7/22 माइनस x बराबर जो है वो 42 आएगा, ये इक्वेशन पर। पुनः कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है वो तुमसे तिगुनी हो जाएगी मेरा उम्र, x प्लस 3 हो जाएगा। 3 गुना 22 प्लस 3 बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3/22 माइनस x बराबर -6, ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर करिएगा तो 4/22 बराबर 48 आएगा, y बराबर हो जाएगा 12 वर्ष, क्या है, 12 वर्ष। x निकल जाएगा कितना, 42 वर्ष। तो 12 और 42 के कॉम्बिनेशन कौन सा है, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य होने के लिए 8 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। आप ऑप्शन बी को चेक करिए, दोनों ये विभाज्य हो रहा है। अगला है, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य जो है 1000 है और एक पुस्तक मेले में 12% और 8% के 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। 1000 पे 2 लगातार छूट है, पहला छूट जो है वो 12% का यानी 88 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और दूसरा छूट जो है 8% है तो 92 बटा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 809.6, यहाँ पर हो जाएगा 810 के करीब। फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। इतना 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 4 संख्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य कि ऑड इवन को जोड़, ऑड और इवन की संख्या को जोड़ देना, उसमें से घटाने पर जो 0 या 11 से विभाज्य होगा वही 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी, 97 का जो है वो बी। पिता, माता और पुत्री के वेतन का अनुपात जो है वो 2:3:5 है। इसमें क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 2 में कितना हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रहा है, 3 में जो हो रहा है वो 10% की वृद्धि हो रहा है, और 5 में जो है वो 20% की वृद्धि हो रहा है। ये हो जाएगा 2 गुना 23 गुना 3 अनुपात में 3 गुना 22 अनुपात में हो जाएगा 5 गुना 24। आंसर आ जाएगा 23:33:60। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो पंकज अडवाणी को, ए हो जाएगा। पद पे रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो वो बन गए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है वो पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।